अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है लेबॉर्ट्री असेसमेंट ऑफ ह्यूमन परफॉर्मेंसेस। ठीक है, तो जब भी हम ह्यूमन परफॉर्मेंसेस के असेसमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट टेस्ट करते हैं। ठीक है, एक तो ऑन फील्ड टेस्ट होते हैं जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। ठीक है, और एक साथ में लेबॉर्ट्री असेसमेंट्स होती हैं। ठीक है, लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग किसी भी एक्सरसाइज के दौरान या किसी भी एक्टिविटी के दौरान ह्यूमन परफॉर्मेंसेस को असेस करते हैं। ठीक है, आज हम इसको पढ़ते हैं। तो इसमें परफॉर्मेंसेस को बताया हुआ है फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द फिजिकल परफॉर्मेंस। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिजिकल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, या उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। परफॉर्मेंसेस के इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हों जो आपको हेल्प आउट कर सकती हों। तो इसमें इन्वायरमेंट आता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, एनर्जी आउटपुट आता है। एनर्जी आउटपुट में फिर एरोबिक और एनारोबिक दोनों एनर्जी आउटपुट्स आते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ होती है, कोऑर्डिनेशन एंड इकोनॉमी होती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आपकी मोटिवेशन और टैक्टिक्स वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बताती हैं, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बताती हैं, एथलीट की सक्सेस के बारे में बताती हैं। ठीक है, कि एक एथलीट कितना सक्सेसफुली कोई परफॉर्मेंस कर सकता है। फिर व्हाट द एथलीट गेन्स फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग। ठीक है, अब अगर जब आप लोगों ने फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग कर ली है, ठीक है, यही आप लोग असेसमेंट कर रहे हो उसकी, तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। एक तो ये बेनिफिट होगा कि आपको उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, जब स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता चल जाएगा तो वो क्या है, एक्चुअली जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता चल रहा है वो बेस लाइन डेटा है। ठीक है, वो बेस लाइन डेटा है कि जिसके अकॉर्डिंगली आप उसको किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में फिट कर सकते हो। अगर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वीकनेसेस तो आप उसको किसी इंटेंस एक्सरसाइज एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कहते हैं कि वो बेस लाइन डेटा प्रोवाइड करता है आपको। इसके अलावा और फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। फीडबैक रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस के बारे में कि अब अगर आपने उसको किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में रखा हुआ था और उसके बाद उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई। अगर आप उस इम्प्रूवमेंट को चेक करना चाहते हो फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग के अकॉर्डिंगली तो आपको उससे वो इम्प्रूवमेंट्स भी दिखती हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ द एक्सरसाइज के बारे में भी आपको इससे फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू पता चलता है। आप कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग तो आप के जिधर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं उसकी इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस इसकी क्या है कि ये किसी भी चीज़ को परफॉर्मेंस को बिल्कुल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं करता। ठीक है, एक तो ये कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी होता है, ये आपने जो प्रोटोकॉल सेट किए होते हैं उससे ये वेरी कर रहा होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि किसी भी परफॉर्मेंस को ये एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप एक या दो टेस्ट करेंगे और आपके पास एक्यूरेट परफॉर्मेंस का रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होते हैं तो उसके लिए एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट हैं जो आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, इसकी वजह से कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देती है। अब इफेक्टिव फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स टेस्टेड शुड बी रेलेवेंट टू द स्पोर्ट। ठीक है, अब ऐसे है कि डिफरेंट स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जो हैं उनके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि जैसे गोल्फ को आप ले लें, उसमें डिफरेंट किस्म की फ़िज़िकल एक्सर्शन हो रही होती है। इसी तरह से आप लोग उसको किसी और स्पोर्ट एक्टिविटी के साथ कंपेयर करेंगे, वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। हर एक जो आपके पास गेम्स होती हैं, हर एक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके अलग से सक्सेस रेट्स अलग होते हैं। ठीक है, उसमें एथलीट की एक गेम में अगर आप कह रहे हो कि वो तेज़ भाग रहा है तो उसका सक्सेस रेट ज़्यादा है, जबकि दूसरे में आप क्या कहोगे कि उसके आर्म वर्क ज़्यादा है तो वो उसका सक्सेस रेट है। ठीक है, तो इस वजह से कहते हैं कि जब भी आप फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स चूज़ करोगे तो आप उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली चूज़ करोगे। ठीक है, कि कौन सी एक्टिविटी है और फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपने वो स्पेसिफिक वेरिएबल उसका एसेस करना होगा। टेस्ट शुड बी वैलिड एंड रिलायबल। ठीक है, टेस्ट शुड बी स्पोर्ट स्पेसिफिक। टेस्ट शुड बी रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, आप रेगुलर इंटरवल्स में जब टेस्ट को रिपीट करते हो उसके बाद फिर जब उसका मीन लेते हो तो आपके पास ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ आती है। टेस्टिंग प्रोसीजर शुड बी केयरफुली कंट्रोल्ड। टेस्ट रिजल्ट शुड बी इंटरप्रेटेड टू द कोच एंड द एथलीट। ठीक है, अच्छा फिर ये तो जनरली आपको फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग के बेनिफिट्स और कंपोनेंट्स वगैरह बता दिए थे। अब कहते हैं कि अगर आप मैक्सिमल एरोबिक पावर की डायरेक्ट टेस्टिंग करना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, जो मेन कंपोनेंट उसमें आप देखते हो एरोबिक पावर की बात हुई है। ठीक है, तो जब आप मेन कंपोनेंट उसमें देखते हो तो उसमें कौन सा कंपोनेंट होगा, VO2 मैक्स होगा। ठीक है, VO2 मैक्स इज कंसिडर्ड द बेस्ट टेस्ट फॉर प्रिडिक्टिंग सक्सेस इन एंड्योरेंस इवेंट्स सच एज डिस्टेंस रनिंग।
ठीक है। Although a high VO2 max is important in determining distance, running success, other variables are also important as well। अच्छा, अब ऐसा हुआ था आपकी बुक में एक पूरा कहानी एक बताई हुई थी VO2 max के अकॉर्डिंगली। तो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमल एरोबिक पावर के लिए अगर आपने किसी एथलीट का सक्सेस रेट चेक करना है तो आप सिर्फ VO2 max चेक करेंगे, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ VO2 max फाइंड आउट करने से या फिर सिर्फ VO2 max को असेस करने से आपको उसकी पूरी परफॉर्मेंस का सक्सेस रेट पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स ऐसे हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो कि आपको फाइंड आउट करने होंगे, सही है। इसी वजह से यहाँ पे ये कहा हुआ है कि VO2 max जो है वो ओनली एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, इसके अलावा दूसरे वेरिएबल्स भी हैं जो उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं, तो आपने साथ में वो भी चेक करना है। लेकिन एरोबिक पावर के लिए जो मेन कंपोनेंट आप जिस पे फोकस करते हो वो VO2 max है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं, एक्टिविटी आपकी इंटेंसिव होती हैं, इसी वजह से। अब कहते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्टिंग। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्टिंग जैसे अभी मैंने बता दिया कि स्पोर्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। और एक्सरसाइज टेस्ट प्रोटोकॉल्स में शुड यूज़ लार्ज मसल्स, ठीक है, कि अगर आप किसी को टेस्ट कर रहे हो तो उसकी जो एक्टिविटी है आपने उस एक्टिविटी को देखना है कि उसमें वो लार्ज मसल्स को यूज़ कर रहा हो, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि आपके पास जब लार्ज मसल को यूज़ कर रहा है उसका क्या मतलब है कि उसका VO2 max जो है वो उसमें ऑब्वियस इंक्रीज़ आ रहा है, और उसका वर्क रेट मतलब इंक्रीज़ वर्क रेट के साथ साथ उसके VO2 max में ऑब्वियस इंक्रीज़ आ रहा है, ठीक है। इस वजह से आप लार्ज मसल ग्रुप्स की एक्टिविटी को ज़्यादा फोकस करते हो। उसके बाद कहते हैं कि ऑप्टिमल लेंथ ऑफ द टेस्ट कितना होनी चाहिए, आपके पास टेस्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 10 to 12 मिनट्स होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इधर यहाँ पे क्राइटेरिया बता दिया है, उसी तरह मैक्सिमल एरोबिक पावर में जो VO2 max को हम लोग मेजर कर रहे हैं उसके लिए। तो इसमें बताया है कि जब इंक्रीजिंग वर्क रेट होता है तो उसमें VO2 max में एक प्लेट्यू बना देते हैं, ठीक है। प्लेट्यू का क्या मतलब है कि अब जो ट्रेंड एथलीट्स हैं आपके, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ट्रेंड एथलीट्स हैं वो VO2 max को अपने टाइम से पहले अचीव कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उनका वो VO2 max वहीं पे कांस्टेंट रहता है। इसके बाद जितना भी वो वर्क रेट इंक्रीज़ करते जाएंगे, आप वर्क रेट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ VO2 max वो साथ में इंक्रीज़ नहीं हो रहा, बल्कि वो वहाँ पे स्टडी स्टेट में रह जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें आप इस ग्राफ में कि यहाँ पे ऑक्सीजन कंजप्शन जैसे जैसे एक्सरसाइज इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही थी, ऑक्सीजन कंजप्शन के भी उसकी इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन एक पॉइंट आया है जहाँ पे उसमें वो VO2 max में फर्दर इंक्रीज़ रुक चुका है, ठीक है, और वहाँ पे वो एक प्लेट्यू उसने बना दिया। और ये सिर्फ ट्रेंड में होता है, अनट्रेंड में इंक्रीमेंटल वर्कलोड के साथ साथ VO2 max भी इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन ट्रेंड में क्या होता है, वहाँ पे प्लेट्यू बनता है। तो आप उससे जब भी आप VO2 max को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इस प्लेट्यू को अपने माइंड में रखते हो, ठीक है। उसके बाद अच्छा, फिर आप डिटर्मिनेशन ऑफ पीक VO2 इन पैराप्लेजिक एथलीट्स, ठीक है। आप पैराप्लेजिक एथलीट्स में जब आप देखते हो तो उसमें आप क्या कराते हो, पैराप्लेजिक एथलीट्स है, ठीक है, एक पेशेंट है जो उस पैराप्लेजिक पेशेंट है, उसके या तो लोअर लिम्ब काम नहीं कर रहा या अपर लिम्ब काम नहीं कर रहा, तो आप लोग जब भी उसकी असेसमेंट करना चाहते हो, परफॉर्मेंस की असेसमेंट करना चाहते हो, तो या तो आप आर्म एक्टिविटीज़ को देखते हो या फिर लेग एक्टिविटीज़ को देखते हो, ठीक है। अगर लेग एक्टिविटीज़ देख रहे हो तो व्हील चेयर एर्गोमीटर्स को देखोगे, और अगर आर्म एक्टिविटीज़ देखना चाह रहे हो तो आर्म एर्गोमीटर्स यूज़ करोगे, ठीक है। अब कहते हैं कि उसमें आपको उसकी पीक VO2 max को आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, तो उसमें कहते हैं कि जैसे जैसे आप उसकी आर्म पे कोई एक्टिविटी करा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो जैसे जैसे आप उसका वर्कलोड जो है वो इंक्रीज़ करते जाते हो, उसके साथ उसका जो पावर आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। जब पावर आउटपुट इंक्रीज़ होता जाता है तो उसके साथ उसका जो VO2 max है उसकी वैल्यू भी पीक होती है, ठीक है। क्या है कि आपने उससे एक्टिविटी कराई है, उसके साथ उसका वर्क रेट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। वर्क रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका वो क्या कर रहा है, ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है, तो पावर आउटपुट उसका ज़्यादा होगा, और उसके साथ क्या है कि साथ में उसका VO2 max का जो मतलब ऑक्सीजन कंजप्शन कैपेसिटी भी उसकी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो आप लोग इससे इस पूरी एक्टिविटी से ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो।
जो उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट फॉर टू प्रिडिक्ट एंड्योरेंस परफॉर्मेंसेस। ठीक है, अब एंड्योरेंस परफॉर्मेंस ये तो हम लोगों ने मैक्सिमल एरोबिक पावर्स के लिए पढ़ लिया था। अब कहते हैं कि एंड्योरेंस परफॉर्मेंसेस के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। लैक्टेट थ्रेशोल्ड चाहिए होता है, क्रिटिकल पावर और पीक रनिंग वेलोसिटी। ठीक है, आप इन 3 चीज़ों को फोकस करते हो। लैक्टेट थ्रेशोल्ड क्या होता है? एक्सरसाइज इंटेंसिटी एट विच ब्लड लैक्टिक एसिड बिगिंस टू सिस्टमेटिकली इंक्रीज। ठीक है, कहते हैं कि एक्सरसाइज की वो इंटेंसिटी जिसमें लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है आपके ब्लड में। ठीक है, और फिर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा होता है। क्रिटिकल पावर क्या है? स्पीड एट विच रनिंग स्पीड और टाइम कर्व रीचेज द प्लेट्यू। ठीक है, अब कहते हैं कि कौन सी स्पीड रिक्वायर्ड है उसको उस स्पेसिफिक प्लेट्यू तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अभी जो मैंने प्लेट्यू डिस्कस किया था उसकी बात हो रही है। उसके बाद पीक रनिंग वेलोसिटी क्या है? हाईएस्ट स्पीड दैट कैन बी मेंटेन फॉर ग्रेटर देन 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हो आप, उसमें क्या है कि ग्रेटर देन 5 सेकेंड्स के लिए अगर आपने कोई ऐसी वेलोसिटी, बिल्कुल मैक्सिमम पावर आपकी जितनी पावर थी आपने वो सारी लगा के जो एक रनिंग की है आपने, उसको क्या आप कहोगे? पीक रनिंग वेलोसिटी कहोगे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उसको कहते हैं। ठीक है, अब लैक्टेट थ्रेशोल्ड को अब हम लोग इन तीनों फैक्टर्स को अलग अलग पढ़ते हैं। तो लैक्टेट थ्रेशोल्ड को आप किस तरीके से यूज़ करते हो परफॉर्मेंसेस को इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं उसमें बताते हैं कि लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे होते हो, एरोबिक एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते हो। उसके साथ क्या होता है कि मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी डिमांड ज़्यादा होती है। जब लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है तो वो भी एक स्पेसिफिक लैक्टेट थ्रेशोल्ड बनाता है। ठीक है, उस लैक्टेट थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग फिर आप उसकी परफॉर्मेंसेस को असेस कर सकते हो। लैक्टेट थ्रेशोल्ड एस्टिमेट मैक्सिमल स्टेडी स्टेट रनिंग स्पीड। ठीक है, अब कहते हैं कि लैक्टेट थ्रेशोल्ड असल में है क्या? प्रिडिक्टर ऑफ सक्सेस इन डिस्टेंस रनिंग इवेंट्स। ठीक है, डायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ लैक्टेट थ्रेशोल्ड आप किस तरीके से करोगे कि पहले आपने 2 to 5 मिनट्स तक वार्म अप कराना है उस एथलीट से। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? उसमें स्टेप वाइज इंक्रीज़ करना है उसके वर्क रेट में फॉर एवरी 1 to 3 मिनट्स। ठीक है, हर 1 से 3 मिनट के बाद आपने उसके वर्क रेट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ करते जाना है, और जैसे जैसे आपने उनकी वर्क रेट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ किया उसी तरह उसकी लैक्टेट प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी। तो आपने जैसे उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ की होगी उसके साथ साथ आप उसकी मेजरमेंट भी कर लोगे ब्लड में कि कितना लैक्टेट इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद आपने लैक्टेट थ्रेशोल्ड के पॉइंट को देखना है। ठीक है, लैक्टेट थ्रेशोल्ड इज़ द ब्रेक पॉइंट इन लैक्टेट और VO2 ग्राफ। ठीक है, जिस तरह से VO2 ग्राफ का में वो था ना, ब्रेक पॉइंट था, उसी तरह से लैक्टेट थ्रेशोल्ड का भी ब्रेक पॉइंट होता है। एक स्पेसिफिक पॉइंट तक आपकी स्पेसिफिक वर्क रेट की इंटेंसिटी पे आपका लैक्टेट बन रहा होता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? वो बिल्कुल स्टेडी स्टेट में आ जाता है। उसके बाद आप वर्क रेट की इंटेंसिटी आप अपने एक्टिविटी की इंटेंसिटी जितनी भी इंक्रीज़ करते जाएंगे उसके साथ साथ लैक्टेट फर्दर प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो उससे आप उसकी परफॉर्मेंसेस का अंदाज़ा कर सकते हो। अब कहते हैं कि आप लैक्टेट थ्रेशोल्ड को वेंटिलेटरी अल्ट्रेशंस के साथ किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कहते हैं कि जिस तरीके से आपके पास वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड था, सेम उसी तरीके से आप लोग लैक्टेट थ्रेशोल्ड को उसके कोरस्पॉन्डिंगली मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड का क्या है? पॉइंट एट विच देयर इज सडन इंक्रीज इन द वेंटिलेशन। ठीक है, आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे थे, आपने अपना वर्क रेट इंक्रीज़ कर दिया, मतलब आपने अपनी एक्टिविटी की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। जब आपने उस इंटेंसिटी को बढ़ाया तो उसके साथ क्या हुआ कि आपकी वेंटिलेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, जब आपकी वेंटिलेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गई है तो वो जो पॉइंट जिसमें आपकी वेंटिलेशन सडन इंक्रीज़ हो रही है उसको क्या बोलते हैं? वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड बोलते हैं। ठीक है, जब वेंटिलेशन सडन इंक्रीज़ हुई है तो उसके साथ लैक्टेट प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी की एनर्जी डिमांड इंक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हो? दोनों को कोरस्पॉन्डिंगली मेजर कर लेते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें आप, एक्सरसाइज इंटेंसिटी के साथ साथ लैक्टेट कंसंट्रेशन जो थी वो भी इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन क्या है, इसमें एक ब्रेक पॉइंट आता है जिसको क्या बोलते हैं? लैक्टेट थ्रेशोल्ड बोलते हैं, जिसके बाद वो फ़ौरन से इंक्रीज़ होना, एकदम से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है या फिर स्टेडी स्टेट पे आ जाता है। फिर अब क्रिटिकल पावर की हम लोगों ने बात की थी, तो क्रिटिकल पावर क्या है कि वो मैक्सिमम स्पीड जो चाहिए होती है उसको
प्लेटो तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो उसको आप किसके अकॉर्डिंगली मेजर कर सकते हो, पावर आउटपुट दैट कैन बी मेंटेन इंडेफिनिट। अच्छा, अब कहते हैं कि उसको आप पावर से देखते हो कि एक एथलीट के अंदर कितनी पावर है, कितनी पावर आउटपुट है उसके अंदर, कि वो उसको पावर आउटपुट करके वो उस प्लेट्यू तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो कहते हैं कि पावर आउटपुट जो है वो हर एक एथलीट में डिफरेंट होती है। जैसे कुछ एथलीट्स में जो है वो विद इन 30 to 60 मिनट्स फिटीग होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उनकी क्रिटिकल पावर बहुत ज़्यादा लो होगी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मोर देन 1 आवर जो है एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उसके बावजूद फिटीग नहीं होते, तो उसका क्या मतलब है कि उनकी क्रिटिकल पावर इंक्रीज है। अब आपने उसको किस तरीके से करना है, इसको मेजर कैसे करना है, कि सब्जेक्ट से आप पार्टिसिपेंट से या सब्जेक्ट से आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हो जो कि टाइम्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, और एग्जॉशन तक वो एक्टिविटीज़ करता रहता है। उसके बाद प्रेडिक्शन ऑफ परफॉर्मेंस इन इवेंट्स लास्टिंग। अच्छा, अब आपने जब भी परफॉर्मेंस की प्रेडिक्शन करनी है कि ये प्रॉपर है कि नहीं है क्रिटिकल पावर के अकॉर्डिंगली, तो उसमें आपने कितने टाइम के लिए कराना है, 3 to 100 मिनट्स के लिए उसको कोई ना कोई जो भी आप एक्टिविटी करा रहे हैं या जो ऐसे उसकी असेसमेंट के लिए वो 3 to 100 मिनट्स के लिए होनी चाहिए, ठीक है। हाईली कोरिलेटेड विद द हाई VO2 मैक्स एंड लैक्टेट थ्रेशोल्ड, ठीक है। क्रिटिकल पावर जो है वो भी VO2 मैक्स और लैक्टेट थ्रेशोल्ड से रिलेटेड होती है। अच्छा, अब कहते हैं कि आपने अगर रनिंग इकोनॉमी को डिटरमिन करना है तो उसके लिए आप कैसे क्या टेस्ट करोगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रनिंग इकोनॉमी है क्या है, ठीक है। जितनी एनर्जी आप सेव कर रहे हो किसी भी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, किसी भी एक्टिविटी के ड्यूरिंग, तो उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है, कि आपने उस एनर्जी को सेव करके रख लिया है, बचा लिया है, सही है। अब इसमें देख लें, हायर इकोनॉमी मीन्स दैट लेस एनर्जी इज एक्सपेंडेड टू maintain a given speed. Runner with higher running economy should defeat uneconomical runner in a race, ठीक है। जिनकी रनिंग इकोनॉमी ज़्यादा होगी वो किसको डिफीट करेंगे, जिनकी रनिंग इकोनॉमी कम होगी, ठीक है, क्योंकि वो कम एनर्जी में ज़्यादा वर्क रेट कर रहे हैं। जबकि जो अनट्रेंड होंगे उनमें क्या होगा कि अनइकोनॉमिक होंगे, तो वो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी अपने वर्क को फुलफिल करने के लिए, जिसकी वजह से वो इजीली फिटीग हो जाएंगे और वो हार सकते हैं रेस में। अच्छा, फिर मेजरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन कॉस्ट ऑफ रनिंग एट वेरियस स्पीड्स। अच्छा, आप कहते हैं कि वेरियस स्पीड पे जब आप ऑक्सीजन कॉस्ट को मेजर करना चाहते हैं तो आप उसको किसके अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को प्लॉट करते हैं आप रनिंग स्पीड के अगेंस्ट, ठीक है। और उसमें फिर आपको रनिंग इकोनॉमी इजीली रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे देख लें, इसी तरीके से ऑक्सीजन अपटेक को उन्होंने रनिंग स्पीड के साथ प्लॉट किया हुआ है ग्राफ में। अब यहाँ पे रनर ए और रनर बी को देखें, ठीक है। रनर ए में क्या है कि उसका ऑक्सीजन अपटेक ज़्यादा है, ठीक है, जबकि और एनर्जी रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा है, वो ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है। लेकिन जबकि ये जो रनर बी है इसमें आप देख लें कि रनिंग स्पीड उसी तरीके से इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन इसमें क्या है कि ये कम ऑक्सीजन अपटेक कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि अपनी एनर्जी को सेव कर रहा है, ठीक है। ये इकोनॉमिक है, रनर बी इज़ मोर इकोनॉमिक देन द रनर ए। उसके बाद कहते हैं कि अगर आपने उसका सक्सेस फाइंड आउट करना है लैक्टेट थ्रेशोल्ड या रनिंग इकोनॉमी के दौरान, तो उसको आप डिस्टेंस रनिंग में, तो उसको आप किस तरीके से एस्टिमेट करते हो। यहाँ पे बताया हुआ है कि क्लोज रिलेशनशिप है इसका लैक्टेट थ्रेशोल्ड का और मैक्सिमल पेस का, ठीक है, या रनिंग अकेडमी का। जैसे 10,000 मीटर रेस की एक रेस है, ठीक है। अगर आपने उसमें परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करना है तो आप किस तरीके से करोगे कि यहाँ पे रनिंग स्पीड को उसी तरीके से ऑक्सीजन अपटेक के साथ इन्होंने ग्राफ में पुट कर दिया है, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि जैसे जैसे रनिंग स्पीड उसकी इंक्रीज़ होती गई है उसने कितनी एनर्जी यूज़ की है और कितनी एनर्जी सेव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से लैक्टेट थ्रेशोल्ड को भी आपने ब्लड लैक्टिक एसिड को आपने प्लॉट कर दिया ऑक्सीजन अपटेक के साथ। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि लैक्टिक एसिड जो है वो ऑक्सीजन अपटेक की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के साथ साथ कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है।
उसके बाद अगर आप अच्छा, ये तो मैक्सिमल एरोबिक पावर हमने चेक कर लिया, एंड्योरेंस परफॉर्मेंसेस में आपने उसके टेस्ट करा लिए। उसके बाद आप मैक्सिमल एनारोबिक पावर में उसकी डिटर्मिनेशन करना चाहते हो, तो उसमें सबसे पहले अल्ट्रा शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंसेस को आप देखते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट टेस्ट करते हैं, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इसमें से मैक्सिमम टेस्ट पढ़ा दिए थे। इसमें क्या है, ATP PC सिस्टम, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट टेस्ट थे जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। ATP PC सिस्टम भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था। फास्फोग्रेटिनिन सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद जंपिंग पावर टेस्ट। अब ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनारोबिक पावर आप चेक कर रहे हो, तो ये एक्टिविटीज़ बहुत स्मॉल होती हैं। इसमें आप लोग सिंपली क्या करते हो, जंपिंग या रनिंग से, स्मॉल डिस्टेंस रनिंग से आप इजीली इसकी पावर को या परफॉर्मेंसेस को असेस कर सकते हो। तो इसमें कौन से होंगे, जंपिंग पावर टेस्ट होंगे, रनिंग पावर टेस्ट होंगे, ठीक है। अब कहते हैं अमेरिकन फुटबॉल जो है उसमें सीरीज़ ऑफ 40 यार्ड डैशेस विद ए ब्रीफ रिकवरी बिटवीन, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंसेस को देखना है तो उसमें उन्होंने क्या किया होता है, 40 यार्ड डैशेस लगाई होती हैं, ठीक है। हर 40 यार्ड के बाद उन्होंने डैशेस लगाई हुई हैं, जिसमें रिकवरी पीरियड वगैरह होता है। तो उसमें आप उसकी परफॉर्मेंस को इजीली असेस कर सकते हो। इसीलिए इसी तरह सोसर जो एक गेम है, उसके लिए अलग से ये शटल टेस्ट वगैरह हैं। इसी तरह से साइकिलिंग पावर टेस्ट हैं, तो उसमें भी क्यूबिक 10 सेकंड टेस्ट है। क्यूबिक 10 सेकंड टेस्ट में क्या होता है कि 10 सेकंड में आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो लेकिन अपनी उसमें मैक्सिमल एफर्ट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए थे। शॉर्ट टर्म एनारोबिक पावर के लिए आप लोग कौन कौन से टेस्ट करते हो, टेस्ट एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस करते हो, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस आप लोगों को पूरा पता है। तो आप सबसे पहले फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग में उस चीज़ को देख लेते हो। इसके अलावा आप लोग साइकिलिंग टेस्ट कराते हो। साइकिलिंग टेस्ट में फिर विंगेट टेस्ट कराते हो, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो पैडल्स को 30 सेकंड तक एक प्री डिटर्मिन्ड लोड के अगेंस्ट उसको चलाता रहता है, ठीक है। फिर आप लोग उसमें उसकी पीक पावर देख लेते हो, ठीक है, कि उसने कितना ATP यूज़ किया है, कितनी एनर्जी यूज़ की है अकॉर्डिंग टू ATP PC सिस्टम, ठीक है। और फिर परसेंटेज ऑफ पीक पावर डिक्लाइन इज़ एन इंडेक्स ऑफ ATP PC सिस्टम एंड द ग्लाइकोलाइसिस। अगर कहते हैं कि उसमें जो पावर अगर उसकी पावर में पीक पावर में डिक्लाइन आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि ये ATP PC सिस्टम और ग्लाइकोलाइसिस मतलब इन प्रोसेसेस की वजह से उसका डिक्लाइन आ रहा है। फिर रनिंग टेस्ट में आप लोग देख लेते हो मैक्सिमम रन्स ऑफ द 200 टू 800 मीटर, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट स्पेसिफिक टेस्ट कराते हो। हर एक एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट टेस्ट करा रहे होते हो। फिर अगर आपने मस्कुलर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, तो मस्कुलर स्ट्रेंथ की इवालुएशन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी भी हुई है कि किस किस तरीके से करते हैं, तो ये जनरल है, ठीक है। मस्कुलर स्ट्रेंथ आप देखेंगे किस तरीके से आइसोमेट्रिक मेजरमेंट्स करेंगे, ठीक है। आइसोकाइनेटिक मेजरमेंट्स कराएंगे उसकी, ठीक है। आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक एक्टिविटीज़ कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। इसके अलावा फ्री वेट टेस्टिंग है, कुछ वेट उसके हाथ में दे देंगे और उसमें देखोगे कि वो ईजिली उसको उठा पा रहा है कि नहीं पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा, उसकी ट्रेमलिंग वगैरह है, तो उसका क्या मतलब है कि उसके मसल्स स्ट्रेंथन नहीं है, वीकनेस है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइसेस को देखते हो, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट उसकी एक्टिविटी करा के देखते हो, तो उसमें आप लोगों को मसल स्ट्रेंथ की का अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।